अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है फ्रिक्शन का टॉपिक। लेकिन फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होती तो हमें फ़ायदा होता या नुकसान? कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो ताकि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगो। अच्छा भाई, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में एक सवाल ज़रूर इससे आ जाता है और एमसीक्यूज़ के लिए तो फेवरेट टॉपिक है ही है शुरू से। तो चलो फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले फ्रिक्शन क्या है, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन फ्रिक्शन की ये है कि जब आप एक फोर्स लगाओ, जब आप फोर्स लगाओ और आपको कोई दूसरी फोर्स फील हो जो कि आपके मोशन को रोके, तो जो फोर्स आपको फील हो रही है वो फ्रिक्शन है। मैं फिर एक बार बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को मोशन कराने की कोशिश करो या अगर कोई चीज़ रेस्ट में भी है और उस वक़्त उस पर जो फोर्स लग रही है जो उसे मोशन करने से रोक रही है, तो वो आपके पास फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या मतलब कि जब आप किसी डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अब ज़रा मैं फ्रिक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास एक सरफेस है, कोई भी सरफेस इस दुनिया में फ्रिक्शनल लेस नहीं होता, इस बात को याद रखना। उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मेरा ये बोट और ये दीवार, इन दोनों में अलग अलग फ्रिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये बोट स्मूथ है। इस पेन के लिए इस बोट को स्मूथ बनाया गया है। स्मूथ से क्या मुराद होता है कि इस बोट के अंदर बहुत ही कम डॉट्स हैं, यानी बहुत इसको प्लेन बनाया गया है। लेकिन ये दीवार काफ़ी खुरदुड़ी है, यानी रफ़ है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, स्मूथ ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कम होगी। बात याद रहेगी। जब भी कहते हैं ना कि अगर किसी फ़र्श पे तेल गिरा हुआ है तो उधर तेज़ नहीं चलो। क्यों? क्योंकि जब आप उस तेल गिरे हुए फ़र्श पे तेज़ चलोगे तो आपका पाँव फिसल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम है। तो अगर फ्रिक्शन कम होगी तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है। अभी मैं ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है किताबी, ये भी समझाता हूँ, पहले ये बात समझ लो। यही चीज़ मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा या हिंदी में। आपके पास ये एक वेट है या एक ब्लॉक है जो कि ज़मीन पे रखा हुआ है। तो ये पूरा ज़मीन पे लगा हुआ है। इसके ऊपर 4 फोर्सेस इस वक्त लग रही हैं। एक फोर्स है वेट की जो कि डाउनवर्ड होती है हमेशा, वेट ऑलवेज रिएक्ट डाउनवर्ड। एक है नॉर्मल फोर्स, NOR, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स को अमूमन R से लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये N से भी लिखी हुई मिलेगी इस बुक के अंदर आपको। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करोगे तो उसी वक्त एक और फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगना शुरू हो जाएगी। पहले से भी लग रही होगी लेकिन अब आपको फील होना शुरू हो जाएगी, वो होगी फ्रिक्शन। भाई साहब, बात समझ आई? एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 3, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, और मुझे कोई आगे पीछे से धक्का नहीं दे रहा, तो मुझ पे अभी 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक मेरा वेट जो कि डाउनवर्ड है, एक नॉर्मल जो कि मुझे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। लेकिन इस तरफ से अगर कोई मुझे धक्का दे, मैं अपने आप को धक्का दूँ, तो मैंने यहाँ से पुश किया तो उस डायरेक्शन में एक पुल फोर्स लगेगी जो कि मेरे मोशन को रोकेगी। या अगर कोई मुझे इस तरफ अपनी तरफ घसीटे, जो कि नहीं होगा, तो उस तरफ जब मुझे कोई घसीटेगा तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो समझो, ये आपके पास एक ब्लॉक है, मास्क है इसका, ठीक है। वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है। इस तरफ अगर आप पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी। मैं इस डायरेक्शन में किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो अब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। फ्रिक्शन हमेशा आपके लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर गिवन है, वो मैं बता दूँ। अच्छा, ये इन्होंने इन चारों फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट पे लाया हुआ है, ये ताकि आपको एक और चीज़ समझाई जा सके। समझ लो, ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास से एक पुश है, एक फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल, एक वेट है। अगर आप नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो एक कांस्टेंट फोर्स आएगी।
ठीक है, यानी नॉर्मल है ना आपके पास, नॉर्मल फोर्स इसका और फ्रिक्शन का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे ना, एक कांस्टेंट फोर्स आएगी आपके पास, तो इसको याद रखना। अच्छा सॉरी थोड़ा खांसी हो रही है आज। अच्छा, हमारे पास फ्रिक्शन के दो बिलीफ हैं, एक ओल्ड बिलीफ है जो कि अब यूज़ नहीं होता, और एक मॉडर्न बिलीफ है। आपने फॉलो कौन सा करना है? मॉडर्न बिलीफ फॉलो करना है, क्योंकि देखो जो चीज़ें वक्त के साथ साथ आगे आने वाले टाइम में आएंगी वो मज़ीद बेहतर होगी। आपको थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी आईफोन 15 का दौर है, क्या आईफोन 17 15 से बेकार आएगा? हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो शायद बेकार हो सकता है, लेकिन कंपनी तो आईफोन 15 से बेहतर ही निकालेगी ना आईफोन 17, तो मैं डायरेक्ट आईफोन 17 खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना कि जो ओल्ड बिलीफ है वो सही नहीं है पूरी तरह से, मॉडर्न बिलीफ सही है। तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि फ्रिक्शन के बारे में हमने कहाँ से जानना शुरू किया। सबसे पहले हम पुराना क्या बिलीफ रखते थे? पुराना बिलीफ ये रखते थे, देखो इसी चीज़ को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ये मैक्रो लेवल पे आप देख रहे हो, यानी अपनी आँख से देख रहे हो, लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से दिखाऊँ आपको, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको कि आपके पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक में जो यहाँ पर नीचे है ना, ये खुरदुरापन है, और इसी तरह से ज़मीन में भी खुरदुरापन है। ये कब हुआ? जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, इस चीज़ को मैंने पूरे को माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे खुरदुरापन नज़र आया दोनों में। ओल्ड बिलीफ क्या कहता है? ये ओल्ड बिलीफ है, ठीक है, क्लासिकल व्यू लिख देता हूँ या ओल्ड बिलीफ लिख देता हूँ, ओल्ड और क्लासिकल, यानी पुराने लोग क्या सोचते थे फ्रिक्शन के बारे में। वो ये कहते थे, अच्छा पहले मैं इसको भी बता दूंगा, थोड़ा सा इसको देख लो फिर मैं इसको बता दूंगा। वो ये कहते थे कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी ज़मीन पर रखते हो तो इस ऑब्जेक्ट में भी खुरदुरापन होता है जो आपका है, और ज़मीन में भी खुरदुरापन है, तो वो दोनों खुरदुरेपन यानी जो दोनों रफनेस हैं वो आपस में आके लॉक हो जाती हैं, इस तरह से लॉक हो जाती हैं। अब इस लॉक को छुड़वाने के लिए, आपको पता कोई भी चीज़ लॉक होगी उसको छुड़वाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इस लॉक को छुड़वाने के लिए, और यही चीज़ फ्रिक्शन पैदा करती थी उनके मुताबिक, और ऐसा है भी, और यही चीज़ जो है वो फ्रिक्शन पैदा कर देती है, ये खुरदुरापन। अब अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखूं, दोनों फ्लैट हो जाएं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में खुरदुरापन है, तो ये ओल्ड बिलीफ था। अच्छा, थोड़ा सा फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी देख लो। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और अटेम्प्ट टू मूव, या जब इसे आप रखोगे किसी सरफेस पे, ये सरफेस है आपका, जब आप इसे सरफेस पे रखोगे या सरफेस पर इसे मूव कराने की कोशिश करोगे, तो एक आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है एज शो इन फिगर, इस फिगर को लिख लो, 3.6 बुक में भी बना हुआ है, तो इट्स मोशन इज ऑलवेज अपोज बाय रिटार्डिंग फोर्स, तो इसकी मोशन को एक फोर्स फील होगी जो कि रोक रही होगी, यानी जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा ज़मीन पे, या जब आप इस ऑब्जेक्ट को मोशन कराने की कोशिश करोगे आपको एक फ़ोर्स फील होगी, तो वो जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? आप कोई भी डब्बा अगर ज़मीन पे रखा हुआ है उसे मोशन कराने की कोशिश करो, धक्का दे के नहीं करना, बिल्कुल आराम से, तो आप देखोगे कि यार कोई और फोर्स भी है जो कि उसकी मोशन को रोक रही है, तो जो फोर्स उसकी मोशन को रोक रही है वही फ्रिक्शन तो है। और अगर उस फ्रिक्शन, मतलब ये मैंने मोबाइल इधर रख दिया, अब ज़रा मैं देखूँ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है, यानी क्यों ये फोर्स क्यों आ रही है फ्रिक्शन की, वो इस वजह से आ रही है कि आपके बॉक्स में भी खुरदुरापन है, ज़मीन में भी खुरदुरापन मौजूद है, वो दोनों खुरदुरापन लॉक हो गए हैं आपस में, लेकिन ये ओल्ड बिलीफ है। मॉडर्न बिलीफ देखो क्या कहता है, आप मॉडर्न को ही पढ़ा करो, ठीक है, मॉडर्न व्यू, व्यू मतलब नज़रिया कि नए लोग क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। अच्छा, अब मॉडर्न व्यू क्या है? मॉडर्न व्यू भी कुछ इसी तरह का है। मॉडर्न
थोड़े ओल्ड व्यूज़ थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कीप्ड इन कॉन्टैक्ट देयर फॉर्म एन इंटरलॉक, ठीक है, ये मैंने जो बताया ये इंटरलॉक है, इंटरलॉक बिटवीन द इरेगुलर सर्फेसिस एंड टू ब्रेक द इंटरलॉक। अगर आप इस इंटरलॉक को ब्रेक करना चाह रहे हो, यानी चीज़ को आगे पीछे मूव कराना चाह रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो जो फोर्स अभी लग रही है जो इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे मूव नहीं करने दे रही, वो फ्रिक्शन है। अच्छा, मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, अभी ये भी मैं माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़ा करके, ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखते हो तो सरफेस में भी खुरदुरापन होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी जो खुरदुरापन होता है वो एक दूसरे के ऊपर यूं आ जाता है, एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाती है यहाँ पर, ये जो जहाँ पर कांटेक्ट में आ रहा है ना दोनों चीज़ें एक दूसरे के, यहाँ पर एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पैदा हो जाती है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को मोशन करने से रोक देती है। भाई जब दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो उनको दूर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आती होगी। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जब आप ज़मीन पे रखते हो तो बहुत छोटा सा हिस्सा आपके ऑब्जेक्ट का सरफेस पे आता है। आपको तो ऐसा लग रहा होता है पूरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो छोटे छोटे से नोक निकली हुई होंगी आपके ऑब्जेक्ट की, जो कि यूं करके सरफेस पे रखी हुई होगी। अच्छा, तो फिर क्या होगा? प्रेशर लग रहा होगा सरफेस पे और ऑब्जेक्ट पे। भाई देखो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे रखोगे तो प्रेशर तो लगेगा ना, जैसे मैं यूं रख रहा हूँ अपना हाथ तो प्रेशर लग रहा है। तो जहाँ जहाँ से सरफेस और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए होंगे वहाँ पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगी, यानी दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। अब अगर आपको ये जो चीज़ें जुड़ गई हैं इनको तोड़ना है, यानी दोनों चीज़ों को आगे पीछे करना है, तो एक्स्ट्रा फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स। बात समझ आ गई? अब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी यानी नई थ्योरीज के मुताबिक, ये देखो नज़र भी आ रहा होगा आपको, शायद बराबर में सही दिख रहा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोपिक व्यूज़। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से है, ठीक है। जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रखते हो तो उनमें अट्रैक्शन की फोर्स आ जाती है, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में है। व्हेन टू सरफेसेस आर पुट टुगेदर द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी लेस। आपको तो ऐसा लगता है कि एक सरफेस दूसरे पे पूरी तरह रखा हुआ है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा छोटा सा एरिया रखा हुआ होगा, बहुत छोटा छोटा सा एरिया दूसरे सरफेस पे, यानी जो सरफेस है आपका उस पर लग रहा होगा। आपको तो ऐसा लगता है, आपको दूर से ऐसा नज़र आता है ना, कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है चीज़ें, लेकिन अगर उसको बड़ा करके देखोगे ना तो ये चीज़ नज़र आएगी आपको कि बहुत छोटा सा एरिया ऑब्जेक्ट का सरफेस पे लगा हुआ होगा। इससे फिर एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, और उस हाई प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स आ जाएगी। तो हाई एंड द मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड वेरी क्लोज टू दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, और इसी को कहा जाता है वेल्ट, कोल्ड वेल्ट हो जाना, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर रखे होने की वजह से चिपक जाना आपस में। तो इसी को लिखा हुआ है कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्ड लिख लो या कोल्ड वेल्डिंग लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बात समझ आ गई, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, ओल्ड बिलीफ भी समझा दिया, मॉडर्न बिलीफ भी समझा दिया। मॉडर्न बिलीफ कह रहा है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आ गई है इसीलिए फ्रिक्शन पैदा हो गई है, और ओल्ड बिलीफ क्या कह रहा है कि रफनेस मौजूद है और इंटरलॉक हो गए हैं रफनेस एक दूसरे में। तो दोनों बिलीफ समझ में आ गए आपको। अभी मॉडर्न बिलीफ फॉलो होता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखो। फ्रिक्शन होती है आपके पास बहुत ज़्यादा किस्म की, यहाँ सिर्फ 3 लिखी हुई है लेकिन मैं 4 पढ़ाऊँगा, लिमिटिंग भी पढ़ाऊँगा। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी, यहाँ लिख लो TYP, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहली टाइप कौन सी है?
स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगी? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई हो और रेस्ट में हो, उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक होगी। मैं ज़रा बना के बताता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। तो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस वक्त जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। जब एक अलमारी रखी हुई है मेरे बराबर में, वो अभी ज़मीन पर रखी हुई है, वो कहीं हिल नहीं रही है, तो उसमें जो फ्रिक्शन है और ज़मीन के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, यानी रेस्ट पोजीशन में जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। फॉर्मूला देखो क्या होता है, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू आर। ठीक है, आर जो था वो नॉर्मल था, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, आपको इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, म्यू एस एन। ये एन इक्वल टू आर ही है, दोनों का मतलब नॉर्मल फोर्स ही है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, याद रखना। मैंने आर भी इसलिए लिख दिया क्योंकि आप जब इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, वो आपको आर लिखा हुआ ही मिलेगा, एन बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने एन लिखा तो मैंने एन भी लिख दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी कम होती है, याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी कब? जब कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें फ्रिक्शन कम से कम है, लेकिन जब वो आप घसीटोगे या मोशन कराओगे तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी। कैसे? मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पाँव तो नहीं छिल रहे, सिर्फ मैं खड़ा रहूँगा जितने भी घंटों खड़ा रहूँ, लेकिन अब कोई मुझे धक्का देना शुरू कर दे यूँ, तो मेरे पाँव में एक जलन महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गई है। तो बात समझ में आ रहा है कि जब आप देखो, आपको मैं और अच्छी तरह समझाता हूँ। ये मैंने देखो रखा हुआ है दीवार पे, फ्रिक्शन कम है, लेकिन जब मैं इसे यूँ मूव करा रहा हूँ तो ये गर्म होना शुरू हो गया और घिसना शुरू हो गया। यानी जब आप किसी चीज़ को मोशन कराते हो उस टाइम पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जब आप किसी चीज़ को रेस्ट में रखते हो तो उस वक्त फ्रिक्शन कम होती है। याद रखना, जब भी ये लिखा है इन्होंने कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम होती है या बराबर होती है इस चीज़ के। अच्छा, अब आ जाती है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का वर्ड आपको पता है, कहते हैं ना स्लाइड मत करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस सरफेस पे रखा हुआ है ना। अब आप इसे धक्का देकर आगे घसीटती हो, मतलब घसेड़ रहे हो, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, और उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एफ के इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह पे, एफ के इक्वल टू म्यू एस आर, दोनों फॉर्मूले लिखे हुए मिल जाएंगे। देखो ये चीज़ मैंने इस पर लगाई हुई है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन जब मैं इसे घसीट रहा हूँ आगे पीछे, इस वक्त जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जब आप किसी चीज़ को दूसरे पे घसीटते हो तो जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन जो होती है वो रोलिंग होती है। जब भी आपने देखा होगा कि बाइक्स में, कार्स में रोलिंग यानी बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टायर क्यों इस्तेमाल करते हो आप? ताकि फ्रिक्शन कम हो। अगर आप वो टायर ऐसे बनना शुरू हो जाए, टायर ऐसे बनना शुरू हो जाए, तो फिर आपको पता है आपकी गाड़ी सिर्फ थोड़ा सा आगे जाएगी और टायर फट जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो सबसे कम फ्रिक्शन जो होती है वो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है। जब भी ये फ्रिक्शन आपको, इसका भी फॉर्मूला वही है रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन में आपको बना के दिखा देता हूँ। जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पर रोल करते हो, यानी घसीटते नहीं हो, घुमाते हुए लेके जा रहे होते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ही रहता है बॉडी के, उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो होती है रोलिंग फ्रिक्शन। इसका भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, समझ गए ना? रोलिंग फ्रिक्शन जब भी टायर इस्तेमाल करे जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होती है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई जहाज़, कोई एरोप्लेन टायरों के बगैर उतरे तो आपने देखा होता है ना, रनवे पे आग लग जाती है, यानी उसके टायर ही नहीं खुले, उसके जो टायर खुलने थे वो खुले ही नहीं, तो रनवे पे आग लग जाती है। लेकिन टायर खुल जाए तो स्मूथ सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होती है।
और जब भी बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों में ताकि फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए। और रोलिंग फ्रिक्शन आपको मैंने यहाँ समझा दिया। तो सारी फ्रिक्शन मैंने लिख दी, सब समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ में आई होगी। अब एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मुझे आप बताओ कि ये कौन सी फ्रिक्शन होती है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताओ। ज़रा देखो इस फ्रिक्शन को और मुझे बताओ। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को मुझे आप बताओगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। 20 मिनट हो गए हैं लेकिन मैंने फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। कुछ ना समझ में आए तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे